हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने बकास्त जमीन का बेसिक डिफिनीशन बताया था कि बकास्त जमीन क्या होता है, और मैंने ये भी बताया था कि बकास्त जमीन किस परिस्थिति में रैयती होगा और किस परिस्थिति में सरकारी हो जाएगा, और उसको लेकर के हमने ये आपको बताया था कि इस पर हम सरकार के नियम का हवाला देकर के एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और पॉइंट वाइज आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर आपके पास कोई बकास्त जमीन है तो किस परिस्थिति में वह जमीन किसका होगा। तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक पर कि अगर आपके पास कोई बकास्त जमीन है और उस जमीन को आपके नाम से सर्वे कराना है तो वो आपके नाम से सर्वे होगा कि नहीं होगा, किस परिस्थिति में होगा, किस परिस्थिति में नहीं होगा। तो आज हम लोग बकास्त भूमि का डिटेल जानकारी लेंगे कि किस परिस्थिति में बकास्त भूमि किसका होगा। तो आइए हम आपको कुछ पॉइंट बार लेकर के समझाते हैं। सबसे पहले हमारा ये पहला पॉइंट है, नंबर 1। क्योंकि यह राजस्व भूमि सुधार विभाग के पत्र के हवाला से यह जानकारी इकट्ठा किए हैं और उसी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1 कहता है कि राज्य में जमींदारी निहित होने की तिथि को या तिथि से किसी मध्यवर्ती, अब ये वर्ड जो है कल हम बता दिए थे, मध्यवर्ती के बारे में पिछला वीडियो में जब हम ये बता रहे थे कि बकास्त भूमि क्या है तो हम बता दिए थे कि जमींदार को उस समय मध्यवर्ती कहा जाता था, क्योंकि किसान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिचौलिए के रूप में वो काम करता था। वह किसानों से लगान वसूलता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, इसलिए वह मध्यवर्ती भाग था। तो दिमाग में जब कभी भी मध्यवर्ती वर्ड आए तो समझिए कोई जमींदार या उसके उत्तराधिकारी की बात हो रही है। तो वही कहता है कि राज्य में जमींदारी निहित होने की तिथि को या तिथि से किसी मध्यवर्ती के खास दखल में स्थित भूमि, यानी कि बकास्त भूमि, जिसका प्रयोग कृषि कार्य या बागवानी के रूप में किया जा रहा था, राज्य के द्वारा मध्यवर्ती के साथ बंदोबस्त मान लिया जाएगा और वह मध्यवर्ती के अधिभोगी अधिकार, अधिभोगी अधिकार का मतलब होता है ऑक्युपेंसी राइट, मतलब कि जो उस जमीन के दखल कब्जादार है। तो उस समय जब जमींदारी प्रथा बिहार सरकार में भेस्ट होने लगी, बिहार सरकार में निहित होने लगी, तो जो भी मध्यवर्ती के खास दखल में जमीन था जिसका कृषि या बागवानी के रूप में प्रयोग किया था, तो यह मान लिया गया कि उस व्यक्ति के साथ बिहार सरकार ने बंदोबस्त कर दिया, तो वह जमीन उस व्यक्ति का हो गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि खतियान में बकास्त दर्ज है, जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती या उनके उत्तराधिकारी के द्वारा लीज रेंट पर दिया गया है और लगान रसीद कट रही हो, यानी कि इसमें 3 बातें हो गई कि खतियान में बकास्त दर्ज है। चूंकि बकास्त के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो खतियान में बकास्त दर्ज है और जो भी मध्यवर्ती थे या उनके उत्तराधिकारी, मतलब कि जमींदार के नाम से वो जमीन था या उसके बाद उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनके दखल कब्जा में है और वह उन्होंने अपने जमीन को लीज पर या रेंट पर दे रखा है, लेकिन रसीद कट रहा है। तो जब रसीद कट रहा है तो उसमें तो वह उसके उत्तराधिकारी के नाम से ही माना जाएगा, क्योंकि वो तो जमीन उसी का है, अपना नाम से रसीद कटवा रहा है, भले अपना जमीन किसी को रेंट पर दिए हुए है। तीसरा पॉइंट कहता है कि खतियान में बकास्त दर्ज है, जमीन जो है उसके उत्तराधिकारी या उसके मध्यवर्ती या उसके उत्तराधिकारी के द्वारा रेंट पर दे दिया गया हो, लेकिन रसीद नहीं कट रहा है। तब ऐसी स्थिति में अब आपका काम है कि अगर आपके नाम पर वो बकास्त जमीन दर्ज है तो उसके लिए आप समहर्ता या डीसीएलआर के यहाँ आप दवा प्रस्तुत कीजिए रसीद कटवाने के लिए। वह भूमि सुधार अधिनियम 1951 के नियम 7G के तहत समहर्ता या उसके अंडर में काम करने वाले डीसीएलआर, भूमि सुधार उप समहर्ता, वो यह पावर दिया गया है कि आपके दावा पर जांच करके या जांचोपरांत उसका लगान का निर्धारण कर दे। तो इस स्थिति में अगर आपके पास ऐसी जमीन है जो आपके दखल कब्जे में है, आप लीज पर या किसी रेंट पर दिए हुए हैं लेकिन उसका लगान नहीं कट रहा है, आपको वैसे जमीन का लगान निर्धारण करा लेना है, तब आपके नाम पर वो सर्वे होगा। अगला पॉइंट कहता है कि खतियान में चौकीदारी, चक्रान, गोरैती जागीर
या सर्विस ग्रांट कहिए इंग्लिश में, वो कहा जाता है। जिसे मान लीजिए कि जमींदार के सेवा सत्कार के लिए बहुत कुछ लोग लगे रहते थे, तो उस समय जमींदार लोग ने कुछ जमीन जो है अपने सेवा करने वाले लोगों को दान में दे दिया, या उसके नाम से कर दिया, या उसको लिख दिया। उसी जमीन को कहा जाता है चौकीदारी चक्रान, या कहीं गोरैती जागीर, माने सर्विस ग्रांट, मतलब कि उसने सेवा किया तो उसके बदले में उसको जमीन दे दिया। तो जिसको जमीन दिया, अगर उस रैयत के वो कब्जे में जमीन है तो वह उसी का जमीन माना जाएगा, क्योंकि वो जमीन तो उसको ट्रांसफर कर दिया है, दे दिया है। तो वैसी स्थिति में जो चौकीदारी चक्रान, या जिसको सर्विस ग्रांट कहा जाता है, जिस रैयत को उसने लिख दिया, उस रैयत के अगर कब्जे में है तो वह जमीन उस रैयत को मान्य होगा और उसके नाम से उसका सर्वे किया जाएगा। अगला पॉइंट कहते हैं खतियान में बकास दर्ज है, किसी और की जमाबंदी चल रही है। मान लीजिए कि खतियान में भले बकास दर्ज है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जमाबंदी चल रही है, तो निश्चित रूप से जमाबंदी करने का मतलब को बकास जमीन चूंकि जब रैयती होता था तो बेचने का भी अधिकार था, तो हो सकता है कि मध्यवर्ती या उत्तराधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को जमीन बेच दिया गया होगा। तो बेच दिया गया होगा तो जो खरीदने वाला व्यक्ति उसका नाम से जमाबंदी चल रही है, रसीद भी कट रहा है, तो वैसी स्थिति में जिसका नाम जमाबंदी में दर्ज है उसके जमीन उसी की जमीन मानी जाएगी, और जब सर्वे होगा तो उसी के नाम पर वो सर्वे किया जाएगा इस नियम के अनुसार। इसके अलावे और भी पॉइंट है जो आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट छठा पॉइंट कहता है कि मान लीजिए कि खतियान में बकास दर्ज है और मध्यवर्ती या उसके उत्तराधिकारी के द्वारा वह जमीन किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया गया है, तो जब जिस व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया गया है वही आज की डेट में उसका रैयत माना जाएगा, और वह जमीन अंतरिती रैयत की मानी जाए। अंतरिती रैयत मतलब जिसको हस्तांतरित किया गया है उसी रैयत को मान लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बकास दर्ज है खतियान में, मध्यवर्ती या उसके उत्तराधिकारी के द्वारा वह जमीन किसी को पट्टे पर दे दिया गया हो। पट्टे पर माने बंदोबस्त किया जाता था, पट्टा दिया जाता था। तो उस समय नियम था कि जब पट्टा पर जमींदार लोग किसी को बंदोबस्त करते थे तो बिहार सरकार के अंदर उसका रिटर्न दाखिल करते थे कि हमने फलना फलना खाता खेसरा का जो जमीन है वह फलना आदमी को हमने बंदोबस्त कर दिया है। तो जब वह जमीन किसी को पट्टे पर बंदोबस्त कर दिया गया है तो जो एक्चुअल पट्टाधारी है उस पट्टाधारी की जमीन मानी जाएगी, या तो पट्टाधारी होगा या पट्टाधारी का उत्तराधिकारी या जो डिंदा होगा उसका जमीन माना जाएगा। तो जब कभी जमीन का सर्वे होगा तब बकास इस प्रकार का जो जमीन होगा जिस व्यक्ति को पट्टे पर बंदोबस्त किया गया है वही उसका असली रैयत माना जाएगा। तो इस तरह से बकास जमीन का 7 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि किस किस परिस्थिति में बकास जमीन किसका माना जाएगा ये आपको जान लेना है। इसलिए हमने हर एक पॉइंट को डिटेल में समझा दिया। इसके अलावे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई जमीन बकास्त है लेकिन हाट है, बाजार है या मेला है, इस रूप में अगर वह जमीन है तो वह किसी भी रैयत का नहीं होगा, वह राज्य सरकार के खाते में निहित हो जाएगा। तो यह कुल मिलाकर के बकास्त जमीन का रूपरेखा है कि किस परिस्थिति में वह किस व्यक्ति का होगा। तो हम उम्मीद है कि आप इस 6, 7, 8 पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि बकास्त जमीन जो है कब किसका होगा। हाँ, हर हाल में उस बकास्त जमीन का लगान रसीद कटना चाहिए। जिसका लगान रसीद नहीं कट रहा है, मैंने बताया कि उसके लिए समाहर्ते या उसके अंडर में काम करने वाले डीसीएलआर जो होते हैं वह उसके लिए सक्षम प्राधिकार है। आप वहां दवा प्रस्तुत कीजिए, जांचोपरांत वह आपके लगान का निर्धारण करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इस तरह से हम लोग बकास्त जमीन के बारे में अगला वीडियो में बकास्त जमीन क्या है उसका डिटेल बताए थे, और आज के वीडियो में हमने बकास्त जमीन किस परिस्थिति में किसका होगा इसका हमने आपको जानकारी दे दिया। चैनल पर अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के जानकारी और लोगों को मिल सके। नमस्कार।